Friends, and welcome back to Gyanadda, a complete knowledge hub. Today we will discuss invoicing provisions and provisions related with changes in GST rate. This is the continuation of Unit 2 and this is part 4. In previous video, I have already discussed time of supply and time of supply under goods and services. किस तरीके से पूरा वर्क करता है सारा कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, आप वो देख सकते हैं और आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गाइस, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से चीज़ों को पढ़ाती हूँ, इसलिए प्लीज़ पेन और कॉपी ज़रूर साथ में लेके बैठिएगा अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं तो। स्ट्रिक्टली आई विल रिकमेंड यू टू टेक पेन एंड कॉपी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वॉइसिंग प्रोविजंस। देखो, आप कभी भी किसी भी शॉप पे जा कर के जब भी सामान खरीदते हो तो आपको बिल मिलता है। वो बिल ठीक उसी तरीके से जब आप एक रजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान लेते हो, कोई सामान परचेज़ करते हो तो वो आपको इन्वॉइसिंग प्रॉपर करके देते हैं। उसको बोलते हैं जीएसटी इन्वॉइसेस। कुछ नहीं, बस सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। जब भी कोई भी क्लाइंट आपसे सामान ख़रीदता है रजिस्टर्ड डीलर से और वो रजिस्टर्ड डीलर जो है वो उसको एक इन्वॉइस या बिल जो है वो जनरेट करके देता है, उसको बोलते हैं जीएसटी इन्वॉइस या जीएसटी बिल भी बोलते हैं। अपने क्लाइंट्स को वो देता है। अब जीएसटी इन्वॉइस होता क्या है, तो ये इन्वॉइस में जो भी गुड्स सेल किया जा रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसका डिटेल्स उस बिल में लिखा होता है, वो लिस्ट के साथ में पूरा बना होता है। कितना अमाउंट वो ले रहा है, कितना पेमेंट वो ले रहा है और कितना वो टैक्स इम्पोज कर रहा है, वो सारा कुछ उस जीएसटी इन्वॉइस में लिखा होता है। हु शुड इशू जीएसटी इन्वॉइस, कौन इसको इशू कर सकता है? तो जीएसटी इन्वॉइस को एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर ही या रजिस्टर्ड बिजनेसमैन ही उसको इशू कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल ऐसे जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनके पास में राइट नहीं होता है कि वो जीएसटी का इन्वॉइस इशू कर सके। तो जीएसटी को अगर कोई इन्वॉइस इशू कर रहा है तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड ही पर्सन है तो ही वो कर सकता है। और जितनी भी वो सेल कर रहा है गुड्स या सर्विसेज को वो उसमें मेंशन करता है इनवॉइस में। वो सिंपल एक तरीके का बिल होता है, बट ये बिल जो होता है वो और बिल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि ये जीएसटी इनवॉइस होता है। मतलब इसमें पूरा जीएसटी आपका टैक्स वगैरह सब कुछ लगता है और एक आप एक रजिस्टर्ड डीलर से सामान ले रहे हो तो वो आपको एक अलग से बिल जनरेट करके देता है। योर जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर विल प्रोवाइड जीएसटी कंप्लाइंट परचेज इन्वॉइस टू यू। वही चीज़ है कि आपको वो एक प्रॉपर इन्वॉइस जो है वो क्रिएट करके देता है और उसमें सारा टैक्स वगैरह सारा कुछ मेंशन होता है। आप कितना आइटम लिया, वो कितना अमाउंट आपने पे किया, वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है और उसके कंपनी की सील मोहर लगी होती है, वॉट चाहे वो मैनुअली लगा करके दे चाहे वो डिजिटली लगा करके दे। अब देखिए आगे क्या है कि इसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं जीएसटी इन्वॉइस में जो कि होने चाहिए, जैसे कि किस दिन इन्वॉइस जो इशू किया जा रहा है वो कौन सी डेट को इशू किया जा रहा है, कस्टमर का नाम क्या है, मतलब जिस कस्टमर को दिया जा रहा है। सपोज़ करो अगर आप कोई सामान मेरे से लेते हो, मैं एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हूँ, तो आज का डेट और इन्वॉइस नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका शिपिंग जो या बिलिंग जो भी एड्रेस है वो रहेगा, मेरा जीएसटी आईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर ये रहेगा जिसपे जो टैक्स पेयर है, कस्टमर एंड टैक्स पेयर का रजिस्टर्ड नंबर अगर रजिस्टर्ड है तो देखो यहाँ पे 2 स्टार है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि इफ़ द रिसिपेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर रिसीव करने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है एंड द वैल्यू इज़ मोर देन 50,000, अगर उस सामान की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, देन इनवॉइस शुड कैरी। तो इन्वॉइस में क्या क्या चीज़ें होंगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, मतलब कि जो रिसीवर है, मतलब मेरा तो उसमें डिटेल रहेगा ही, मेरा जीएसटी नंबर तो उसमें रहेगा ही, लेकिन साथ में अगर 50,000 से ज़्यादा आप अमाउंट का मेरे से परचेजिंग कर रहे हो और आप एक रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपका उसमें नाम एड्रेस होगा पूरा और एड्रेस ऑफ डिलीवरी होगा, स्टेट नेम एंड स्टेट कोड होगा। देखो जीएसटी जो इन्वॉइस है ये ज़्यादातर टाइम जो वेंडर्स होते हैं या जो जो ज़्यादा बल्क में सामान खरीदते हैं या जो बिज़नेस करते हैं ये उनके लिए ही इशू किया जाता है। नॉर्मल जब आप किसी शॉप पे सामान खरीदने जाते हो तो वहाँ पे ये जीएसटी का कुछ क्राइटेरिया सीन नहीं होता है। ये बिजनेसमैन के लिए या जो रजिस्टर्ड डीलर जो सेलिंग या परचेजिंग करते हैं ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है। फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहता है, एचसीएन कोड और एसएसी कोड होता है। आइटम डिटेल्स होते हैं कि क्या मतलब कितना क्वांटिटी है या कितना यूनिट में है, टोटल वैल्यू कितना है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, मतलब कोई डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है उस पर, या टैक्सेबल आप आइटम ले रहे हो, एग्जेम्प्टेड गुड्स ले रहे हो, उसका सारा कुछ डिटेल रहता है। फिर उसमें सीजीएसटी कितना लग रहा है, एसजीएसटी कितना लग रहा है, आईजीएसटी, वो प्रॉपर पूरा उस जीएसटी इनवॉइस में मेंशन होता है। ये पूरा एकदम समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये
ये सारी चीज़ें मेंशन होनी ही चाहिए आपके जीएसटी इनवॉइस में या बिल में। वेदर जीएसटी इज़ पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये आरसीएम रिवर्स चार्ज बेसिस पे तो नहीं हो रहा, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। मतलब कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म कहाँ पे होता है कि जब एक अनरजिस्टर्ड डीलर से आप सामान खरीदते हो तो वहाँ पे आप खुद ही इन्वॉइसिंग जनरेट करते हो, इन्वॉइस जनरेट करते हो और आप उसका पूरा मेंटेन करते हो, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। सिग्नेचर ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर का सिग्नेचर होता है, ये मैनुअल भी हो सकता है, डिजिटल भी होता है, बट ज़्यादातर लोग डिजिटल ही रखते हैं। तो ये सब तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गए जीएसटी के इन्वॉइस में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखो मैंने आपके सामने एक जीएसटी का इन्वॉइस सैम्पल आपके सामने रखा हुआ है रेफरेंस के लिए। देखो मे बी इससे आपको समझ में आया। यहाँ पे कोई एक ये मैंने उठाया था टैक्स के वेबसाइट से उठाया हुआ था। यहाँ पे श्री गणेश केटरिंग सर्विस करके ये इनका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। ये देखो ये स्टेट है, ये इनका पैन नंबर लिखा हुआ है, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कस्टमर का जीएसटीएन अगर कोई है तो वो लिखा है। मतलब अगर कस्टमर भी रजिस्टर्ड है डीलर तो उसका जीएसटीएन नंबर होगा वो यहाँ मेंशन होगा। तो ये पर्सन चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है या मे बी रजिस्टर्ड अगर होगा तो किसी वजह से इसमें नहीं लिखा गया हुआ है। बिलिंग एड्रेस क्या है ये लिखा हुआ है। शिपिंग एड्रेस जहाँ पे शिप होकर के जाना ये लिखा है, दोनों सेम है गाइस, देख लेना। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई कि कहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, किस कंट्री में किया जा रहा है, डेट क्या है, और ऊपर राइट साइड में इन्वॉइसिंग डेट, इन्वॉइसिंग नंबर, रेफरेंस नंबर, सारी चीज़ें लिखी हुई। टोटल कितना अमाउंट है वो सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या सामान है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें देखो इसमें लिखी हुई हैं कि ये सारे सामान हैं इसके अंदर में। उसके बाद में टोटल टैक्स कितना बन रहा है ये भी लिखा हुआ है इसमें। अब देखो कि ये हो गया क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी है, ये रेट हो गया पूरा कि कितना रेट है, ये डिस्काउंट है कि ज़ीरो डिस्काउंट है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला है इनको। टैक्सेबल वैल्यू इतनी बन रही है इनकी, मतलब इतना ये टैक्सेबल पे आइटम देंगे। CGST गाइस देखो CGST ये लग रहा है, SGST इतना लग रहा है, सेस कुछ भी नहीं लग रहा है। टोटल इनका ये प्राइस हो गया, टोटल ये इतना दे रहे हैं, टोटल अमाउंट इतना हो गया। और इनवॉइस का ये पूरा इस तरीके से जनरेट होता है। ये ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे है फॉर गणेश एंड जो है करके वॉट एवर जो भी है यहाँ पे इस तरीके से गाइस पूरा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या एग्ज़ाम में अगर आपको इन्वॉइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है तो एक सैम्पल सा आप बना सकते हो उसको फटाफट ऐसे इस तरीके का। फिर उसके बाद अब क्या है कि व्हेन शुड यू इशू इनवॉइस, आप कब इशू करते हो इनवॉइस को। तो देखो 4 केस हैं, 4 केसेस में आप जो है इनवॉइस को इशू करते हो। जीएसटी एक्ट डिफाइन करता है, डिफाइन टाइम लिमिट टू इशू जीएसटी टैक्स इनवॉइस, रिवाइज्ड बिल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट फॉलोइंग आर ड्यू डेट्स फॉर इशूइंग एन इनवॉइस टू कस्टमर। आप नॉर्मल केस में मतलब कि जब भी गुड ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल या डिलीवरी, मतलब ये नॉर्मल केस होता है कि डिलीवरी के टाइम में या जब गुड्स आप परचेज़ करते हो तो उस टाइम पर क्या होता है, नॉर्मल केस में आपको इन्वॉइसिंग की जाती है, बिल आपको दिया जाता है। अब अगर कोई कॉन्टीन्यूअस अगर सप्लाई किया जा रहा है, सपोज़ करो कि अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर है और उससे आप काफ़ी लंबे समय से सामान खरीद रहे हो और कंटिन्यूसली अगर सप्लाई हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जिस डेट पे आप सामान खरीद रहे हो या पहले की डेट पे, मतलब बिफोर डेट ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट या पेमेंट भी आप क्या कर सकते हो, गुड्स को आप इन्वॉइसिंग कर सकते हो। मतलब ये उनके केस में होता है जहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई होता है हमेशा। सर्विस के केस में क्या होता है कि 30 डेज़ के अंदर में अगर सप्लाई कर दिया है आपने तो 30 डेज़ में आप क्या कर सकते हो, इन्वॉइसिंग क्रिएट कर सकते हो। और अगर बैंक और NBFC से आप कुछ डीलिंग कर रहे हो या उनको सामान दे रहे हो तो 45 डेज़ का मान के चलते हैं कि विद इन 45 डेज़ ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपने जब उनको सप्लाई कर दिया सर्विस के 45 डेज़ के अंदर अंदर तक आप या 45वें दिन आप जीएसटी उनको इन्वॉइसिंग जनरेट करके बिल आप उनको दे दोगे। और बिल कैसे आप दोगे, जैसे मैंने पीछे आपको बताया है। गुड्स के केस में 30 डेज़ का मानते हैं, सर्विस के केस में ये आपका 45 डेज़ का ले लेते हैं, ठीक है। फिर व्हाट आर अदर टाइप्स ऑफ इन्वॉइसेस, कुछ और भी टाइप्स के इन्वॉइसेस होते हैं, जैसे कि बिल ऑफ सप्लाई हो गया, एग्रीगेट इन्वॉइस हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट नोट हो गया। ये गाइज आपके बुक में नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, बट ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एक आइडिया आपको लगा रहे। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है कि बिल ऑफ सप्लाई ये जीएसटी इन्वॉइस की तरह ही होता है, एक्सेप्ट फॉर दैट बिल ऑफ सप्लाई डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट। कोई टैक्स अमाउंट इसमें कैरी नहीं किया जाता है। एज अ सेलर कैन नॉट चार्ज जीएसटी टू बायर, मतलब इसके अंदर में बिल ऑफ सप्लाई के अंदर में क्या होता है कि सामान सीधे सप्लाई कर दिया था, टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाता है क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलिंग एग्जेम्प्टेड गुड, क्योंकि इसके अंदर में एग्जेम्प्टेड गुड्स वगैरह
सेल किया जाते हैं। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे छूट होती है, एग्जेम्पशन होता है। वो आप किन किन पे एग्जेम्पशन होता है आप पीछे वाले में देख सकते हो। तो ये बिल ऑफ सप्लाई वहाँ पे जो है वो किया जाता है, जनरेट किया जाता है। एग्रीगेट इन्वॉइस क्या है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ मल्टीपल इन्वॉइसेस, अगर जैसे कि बहुत कई सारे मल्टीपल इन्वॉइसेस जनरेट हो रहे हैं, आपने बहुत सारा सामान लिया हुआ है और सामान जो है वो आपका 200 से कम है और बायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, मतलब आप जो हो वो अनरजिस्टर्ड हो, तो सेलर क्या कर सकता है कि बल्क में इन्वॉइस क्रिएट कर सकता है या पूरा कैलकुलेटिव इन्वॉइस, मतलब अगर छोटे छोटे आपने सामान लिए हैं, कोई 20 रुपये का सामान, कोई 30 रुपये का सामान, 40 रुपये का सामान, समथिंग समथिंग करके आपने कई सारा सामान लिया और 200 के अंदर तक आपने सामान लिया है, तो ऐसी में क्या होता है कि एक एग्रीगेट इन्वॉइस, मिला जुला इन्वॉइस जो है वो आपको दे देते हैं। मल्टीपल इन्वॉइस इसको बोलते हैं, एग्रीगेट इन्वॉइस बोलते हैं, मतलब सामान जब 200 से कम का होता है तब ये दिया जाता है। तो टोटलिंग टू 290 कैन मतलब यही वही चीज़ है कि मतलब इन्होंने कुछ सामान 80 रुपये का लिया, 90 का लिया, 120 रुपये का लिया, 3 इन्वॉइस इनको इशू किया गया, टोटल 290 रुपये का, तो समथिंग समथिंग इसको एग्रीगेट जो है इन्वॉइस जो है वो बोला गया। ठीक है, अब क्या है डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट जो है वो सेलर के थ्रू इशू किया जाता है व्हेन द अमाउंट पेएबल टू द बायर by when the amount payable by the buyer to the seller, मतलब ये बायर के थ्रू सेलर को अमाउंट पे किया जाता है। जब आप पैसे पे करते हो किसी भी पर्सन को, एडवांस में कह सकते हो, एडवांस वर्ड कहना यहाँ पे मतलब प्रॉम्प्ट नहीं रहेगा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कई बार जब आप सामान लेने जाते हो तो आप जो है पर्चे पे लिख के आप दे देते हो ना कि आपने इतना सामान का पैसा पे कर दिया हुआ है। सपोज अगर 500 का सामान है तो 200 रुपये आपने पे कर दिया, तो ऐसे में वो आपको एक डेबिट नोट इशू करके आपको वो दे देता है। उसी तरीके से इसमें क्या लिखा हुआ है कि टैक्स इन्वॉइस हैज़ अ लोअर टैक्सेबल वैल्यू, जब लोअर टैक्सेबल वैल्यू होती है एंड देन अमाउंट दैट शुड हैव बीन चार्ज, टैक्स इन्वॉइस हैज़ अ लोअर टैक्स वैल्यू द अमाउंट दैट शुड हैव बीन चार्ज, मतलब कि जब लोअर कुछ अमाउंट रहता है तो उसका डेबिट नोट इशू करके दे दिया जाता है कि कस्टमर ने इतना हमको पैसा दिया हुआ है, और वो पूरा डिटेल उसमें लिखा होता है कि 200 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ हैज़ बिन रिसीव्ड बाय दिस पर्सन कस्टमर, तो उसको बोलते हैं डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट में क्या होता है कि ये सेलर के थ्रू इशू किया जाता है। इधर देखो ये बायर इज इशूड बाय सेलर व्हेन द अमाउंट इज पेएबल बाय द बायर टू सेलर, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है कि इशूड बाय द सेलर व्हेन द वैल्यू ऑफ इनवॉइस डिक्रीज, जब इन्वॉइस की जो वैल्यू है जब वो डिक्रीज़ होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट नोट जो है वो जनरेट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि टैक्स वैल्यू इज़ हैज़ अ हायर टैक्सेबल वैल्यू, जब टैक्स की जो वैल्यू होती है वो हायर मतलब बढ़ने वाली होती है या ज़्यादा होती है, एंड द अमाउंट दैट शुड हैव बीन चार्ज, मतलब जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है आपसे, जो लिया जा रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। बायर रिफंड्स द गुड टू सप्लायर, और कभी कभी क्या होता है कि जो बायर होता है वो गुड्स को जो रिफ़ंड कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है। सर्विस आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, जब सर्विसेज आपको नहीं अच्छी लगती है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, बोलते हो कि हमें सर्विस नहीं लेनी है, आप हमारा पैसा हमें रिटर्न कर दो, तो जो जिसको आप पैसे देते हो वो आपको रिटर्न कर देता है। जैसे कि समझो क्या होता है कि जब भी आप कोई पैकेज लेते हो और किसी वजह से आपको वो पैकेज आप यूज़ नहीं कर पाते हो, अगर आपने 50,000 का कोई पैकेज लिया और आप कोई अनसर्टेनिटी आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से आप वो पैकेज यूज़ नहीं कर पाए, और आपने उस पैकेज का कुछ इनिशियल अमाउंट जैसे कि 10,000 रुपीज़ आपने जमा कर दिया था उस पर्सन के पास में, लेकिन आपने पूरा पैसा नहीं पे किया हुआ था, और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप वो पैकेज नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो वो आपको क्रेडिट नोट इशू करके देता है और बोलता है कि आप चाहो तो बाद में हमारा जो ये पैकेज उसको ले सकते हो, और चाहो तो आप रिफ़ंड भी ले सकते हो, तो इस केस में क्रेडिट नोट जो है वो इशू किया जाता है। अब देखो कि ये कुछ प्रोविजंस रिलेटेड विद चेंजेस इन जीएसटी रेट है, ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही अहम टॉपिक है कि प्रोविजंस कुछ होते हैं, प्रोविजंस माने प्रावधान होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं आपके जीएसटी रेट से रिलेटेड, तो वो प्रावधान क्या है, जैसे कि क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया जाता है, वो चेंज किया जाता है, जो रेट होते हैं वो कट्स किए जाते हैं और कभी कभी बढ़ाए जाते हैं, तो कस्टमर की सुविधा के अनुसार में और मार्केट में जो चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग
प्लस माइनस किया जाता है। तो हमेशा जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ हर मीटिंग में प्लस माइनस या कुछ मॉडिफिकेशन चेंज करते रहते हैं। तो जो 23rd अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि जिस पे ये वाले आइटम्स जितने हैं इन पे पहले 28% टैक्स लगता था, जीएसटी था, बट अभी 18% है। तो इनके जो प्रोविजंस है वो अभी चेंज हो गए हैं। तो आपका जो टॉपिक है प्रोविज़न रिलेटेड विद चेंजेस इन जीएसटी रेट, वो यही है कि पहले 28% था इस सामान पे, अभी फ़िलहाल 18% है। फिर ये कुछ ऐसे सामान हैं जिस पे पहले 18% चार्ज लगते थे, बट अभी 12% हो गया, 18% टू 12%। पहले प्रायरली 18% थे, बट अभी 12% है। अब ये वाले क्या है, 12% टू 5% और 18% टू 5%, 5% टू नील, इन सब चीज़ों पे इस तरीके से चार्ज लगते हैं। इस पे नील है, इस पे 5% है, इस पे इतना इतना। ये आप थोड़ा देख लेना कि क्या क्या इसके अंदर है, उसको मैं पढ़ूंगी नहीं। मैंने एक थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस रिलेटेड विद चेंजेस इन जीएसटी एंड गुड्स के अंदर ये इसको थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन पे कुछ भी नहीं लगता है, नील रेट है। यहाँ पे रेट रिड्यूस फ्रॉम 28% टू 18%, इसमें कुछ जो है यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। 28%, 28% टू 12% इसमें था, फिर उसमें देख लो 12% हो गया है, 18% टू 5% इसमें हो गया है। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रेट हैं, आपको इतना लिखने के एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, 2-4 भी अगर आप लिख दोगे ना तो वो मोर देन इनफ होगा। देखो ये पूरा ये गुड्स का है, देखो ये गुड्स का है ना, मतलब इनके गुड्स के प्रोविज़न अलग है। प्रोविज़न इज़ व्हाट, प्रोविज़न मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉर्म्स, मतलब प्रावधान, क्या प्रावधान है, किस तरीके, मतलब क्या रेट, जीएसटी रेट के क्या प्रावधान है। तो प्रावधान यही है आपके, इस तरीके से रेट्स आपके पूरे चेंज हो रहे हैं। अब देखो ये सर्विसेज के हैं, तो सर्विसेज का भी देख लो, किस किस में पहले 28 था, अब 18 हो गया है, 18 था 12 हो गया है, 28 टू, मतलब ये पूरा चेंज होता रहता है आपका, वो मॉडिफाई करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। रिवाइज रेट है अभी लेटेस्ट 28 जो मीटिंग हुई थी जीएसटी की, ये पूरा वही है। इसमें आप बहुत ज़्यादा देखो, ये सब पे, इन सब पे मत जाना बहुत ज़्यादा, इन सब पे मत जाना बहुत ज़्यादा। ये देख लो कि कितना रेट है और इसमें से एक दो उठा लो, पूरा जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज़ करो ये उठाया, ये वाला रेट रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 12%। अब इसमें क्रूड पकड़ लो, आईटीसी क्रेडिट पकड़ लो, मेट्रो पकड़ लो, मोनो रेल प्रोजेक्ट पकड़ लो, ये पकड़ लो, या कंस्ट्रक्शन पकड़ लो, जो इजी इजी वर्ड लग रहा है वो पकड़ लो, कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ना, बहुत पूरा उसमें डिटेल में मत जाना। अब इसमें पकड़ लो रेट रिड्यूस फ्रॉम टेलरिंग, टेलर याद है, बहुत कॉमन सा वर्ड है, ये आपको याद रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन ये याद रहेगा, क्रूड एंड पेट्रोलियम ये याद रहेगा। तो अब ये सब जो इजी इजी है वो पकड़ लो, पूरा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई थेसिस नहीं लिखनी है, कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है इसके ऊपर में। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। उसकी वीडियोस मैं बराबर अपलोड कर रही हूँ और मैं शूट भी कर रही हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो गाइज़ लाइक कर लेना, साथ में सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी डाउट, सो यू कैन राइट मी ऑन माई मेल ID और इन कमेंट बॉक्स एज वेल एज आई हैव ऑल्सो मेड अ ग्रुप, ज्ञान अड्डा करके मैंने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे भी डिस्कशन मैं करती रहती हूँ और जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ। वहीं पे मैं, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा इसका, जितने भी मैं अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसका नोट्स वगैरह सारा कुछ मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी विल मीट इन टुमारो वीडियो।